तो उत्तराखंड के लिए कल एक बहुत दुखद दिन था, क्योंकि अल्मोड़ा में एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई लोग घायल इसमें हुए हैं। एक मासूम बच्ची ने अपने माता पिता को खोया है, जिसकी जिम्मेदारी अब सरकार ने ली है। लेकिन सवाल कई सारे यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ पर हुई है। जो साल दर साल आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, खुद सरकारी आंकड़े और पुलिस विभाग के आंकड़े कहते हैं कि साल दर साल जो मरने वालों का आंकड़ा है रोड एक्सीडेंट्स में, वो बढ़ गया है। तो आखिर वजह क्या है और कैसे इससे निपटा जा सकता है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रभा बड़ोनी जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गिरिराज किशोर जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, यूकेडी प्रवक्ता हैं। और राजेंद्र बिष्ट जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। राजेंद्र बिष्ट जी, रोड एक्सीडेंट्स खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो कल घटना हुई उसने एक बार फिर कई सवालों को जन्म दे दिया है। आप किस तरीके से इस हादसे को देखते हैं और वजह क्या मानते हैं? कल का जो घटना हुई सल्ट के पास, वो अपने आप में एक बहुत ही दुखद घटना थी। उसमें करीबन 36 लोग मारे गए, काफी लोग घायल हैं, और आप ये समझ लीजिए परिवार के परिवार लोग खत्म हो गए। कुछ एक तो ऐसा हादसा हुआ कि उसमें एक बच्चा, 3 साल का बच्चा, जिसके माँ बाप उसमें मरे और वो जो है अनाथ हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है, और मेरी तरफ से जो है सारे जो है आपकी दर्शकों की तरफ से उनको संवेदना है। अब जहां तक बात करते हैं कि इस टाइप की घटनाएं क्यों होती हैं, इसके मुख्यतः बहुत सारे कारण। पहला कारण तो ये है कि जो ओवरलोडिंग, जब भी कोई गाड़ी जाती है पहाड़ में, तो वहां पे कोई नियम कायदे कानून जो है ताक पे रखे जाते हैं और ओवरलोडिंग की जाती है। अगर सब 16 सीट है तो उसमें 25-30 सीट के लोग बैठते हैं। अगर कोई 36 सीट की कोई अगर बस है तो उसमें करीबन 60-62 लोग बैठते हैं। इवन जो मतलब अगर आप ये देखेंगे कि मतलब जो महिंद्रा और इस तरह की जो जीप वगैरह है, उसमें भी अगर आप ये देखें कि उत्तराखंड के अलग अलग गांव में वो जो है लोग छतों में बैठ के जाते हैं। इवन ये होता है कि जब मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि बहुत सारे जब देवता पूजन करने के लिए, जब स्नान करने के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार आते हैं, तो लोग छतों पे आके उन देवताओं को लेके आते हैं, उनके साथ बैठ के वो इतनी तेज गति चलते हैं। तो ये सारी जो चीजें, हर चीज का एक नियम है, सेफ्टी जो है स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन नहीं किया जाता। अब ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि जब भी जो है पहाड़ों की जो सड़कें हैं वो सिर्फ 20 फीट और 25 फीट से ज्यादा बड़ी नहीं है, और वहां पे जो है जितने भी मतलब ये जो चालक हैं, जो भी उनको ड्राइवर चलाते हैं, वो नियमों को जो है ध्यान में नहीं रखते। हॉर्न वगैरह तो बहुत कम बजाते हैं और वहां पे सेफ्टी मेजर नहीं रखते, इवन बेल्ट नहीं पहनते। अगर आप ये देखें फ्रंट सीट में अगर ड्राइवर के बगल में जो है वहां पे अलाउड नहीं है, वहां पे 2 लोगों का सिर्फ एक ही लोग अलाउड है, तो वहाँ 2-2, 3-3 लोग बैठते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि जिस तरह से म्यूजिक हो गया, मोबाइल फोन नहीं अलाउड होने चाहिए, वो अलाउड होते हैं। और इन सब चीजों से जो है घटना, इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें परिवार के परिवार और कई लोग मर जाते हैं। तो ये अगर आप ये देखें तो इसमें अगर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ओवरलोडिंग है। इसके अलावा जो सड़कें हैं बहुत छोटी सड़कें हैं, चालक जितने भी लोग हैं वो उसका जो है वो नहीं देखते, मतलब किस तरह से चलाना है, कितनी स्पीड में चलाना है, हॉर्न कितना बजाना है, ये सारे मुद्दे। और लास्ट जो सबसे बड़ी जो बात है कि जितनी भी गाड़ियां हैं वहां पे, उनका जो फिटनेस है, वो फिटनेस जो है क्या कहते हैं, उनके मानकों को ताक में रखा जाता है। आरटीओ ऑफिस में आप ये देखिए कि मतलब हमारे 24 साल तो हमारे राज्य को बने हो गए, उससे पहले अगर आप ये देखिए आज कौन देखे सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार से लिप्त है वो जो है आरटीओ ऑफिस है। और वहां पे जो है ना, आप ये जाइए कि आपने कुछ नहीं करना, आप जाइए और आपकी जो है वहां पे जो है मानकों को ताक में रख के आपका जो फिटनेस स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। वो आप देहरादून में देखिए कितनी सिटी बसेस हैं, सॉरी मैं कहना चाहता हूँ, उसमें देखिए उसमें जो है कोई डिपर नहीं है, उसमें कोई साइड के लिए कुछ नहीं होता, आप चेक कर लीजिए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है क्या कहते हैं देखने की, और ये हादसे होते हैं। और हम हर बार कहीं ना कहीं राजनीतिक उसमें कहीं ना कहीं जो है किसी मतलब भ्रष्टाचार के उसमें सब करते हैं, और इस तरह के हादसे जो है अक्सर हो जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे शासन की, प्रशासन की, हमारे जो लोग चलाते हैं, जो जितने, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल प्रभा जी, यहाँ पर अगर शासन प्रशासन की बात की जाए तो सवाल उठना लाजमी इसलिए है क्योंकि पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देखें तो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है रोड एक्सीडेंट्स का, जबकि काफ़ी डेंजर जोन ऑलरेडी चिन्हित किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस द्वारा हो, प्रशासन द्वारा हो, उसके बाद क्यों नहीं रोक लग पा रही है ऐसे एक्सीडेंट्स पे?
देखिए, सबसे पहले तो जो कल घटना हुई है उसके लिए मैं अपनी शोक यहाँ पे संवेदनाएं मेरी उन सभी मृतकों के प्रति और घायल परिवारों के प्रति। और जो अब आपका ये प्रश्न है कि रोक क्यों नहीं लग पा रही है, अगर हम कल की घटना की इसमें बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर एक घटना के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इसके लिए कारण जिम्मेदार होते हैं। अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि जो वहाँ के घायल हैं, जो अभी बातचीत कर पा रहे हैं, उनमें से एक ने हमें ये भी अभी बताया है कि जो ड्राइवर था उसको बार बार फोन कॉल आ रहे थे। तो कहने के कारण बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अभी हमारे ये जो राजेंद्र बिष्ट जी बता रहे थे, सड़कों के बारे में कह रहे थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर जो सड़कों के बारे में जब देखा गया तो वो सड़क ठीक थी, वहाँ पे सड़क का कोई ऐसा हम नहीं कह सकते हैं उस क्षेत्र में। तो ये जो कारण इसके लिए हम जिम्मेदार बता रहे हैं, तो उसके लिए कह सकते हैं बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उनकी अभी जांच चल रही है, वो आगे सामने जांच में आ जाएगा कि ये क्या क्या चीजें हैं। सेकंड थिंग ये है कि जो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से बसें जा रही है, वो बता रहे हैं कि जगह जगह ओवरलोडिंग बस थी। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही अधिकारियों की एक बैठक ली है और उन्होंने तुरंत उनको निर्देश दिए। और मुझे लगता है एक आने वाले टाइम में इस प्रकार के जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए उन्होंने बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं। बिल्कुल गिरिराज जी, विपक्ष इस पर क्यों आरोप लगा रहा है? क्योंकि सरकारें आपकी भी रही हैं, उस समय पर भी एक्सीडेंट्स होते थे, अब भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसमें कोई कुछ बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए दिव्यदर्शनी जी, बड़ी हृदय विदारक ये घटना है। निश्चित रूप से जो आंकड़ा है 36 लोगों का है, आप स्वयं सोचिए। कभी कभी ये वाकई एक ऐसी स्थिति है कि इस घटना ने वाकई जो है संपूर्ण मेरे हिसाब से जनमानस को उत्तराखंड के हिला के रख दिया। आप सोचिए कि जो व्यक्ति जो है 36 में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे दिव्यदर्शनी जी, जो वाकई पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाले, जो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी करना। आप स्वयं सोचिए, एक मुखिया जो है परिवार का, वो चला जाए तो क्या स्थिति उस परिवार की हो सकती है। निश्चित रूप से ये घटना वाकई जो है झकझोरने वाली घटना है। और आज अगर बातें निश्चित रूप से विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में, पहली चीज मैं रखना चाहूंगा कि अगर वाकई वो जो परिवार का मुखिया जिसको मैं बता रहा हूं, जिस पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने निभानी थी अपने परिवार की, अगर ये बात रखी जा रही है कि उस जो आपने घोषणा जो की है पैकेज की, आर्थिक पैकेज की 4 लाख रुपए की, उसको बढ़ाइए। निश्चित रूप से ये बहुत, इसको हम सफिशिएंट अमाउंट नहीं कहेंगे। अगर 25 लाख की कहीं बात रखी है करण महाराज जी के नेतृत्व में विपक्ष ने, तो निश्चित रूप से उसकी धुरी जो है वो वाकई परिवार है जिसने अभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसके ऊपर उस परिवार में आ गई हैं, जो गार्जियन का रोल प्ले करेगा निश्चित रूप से वो, ताकि एक कंफर्ट वाली स्थिति में रहे। दूसरी चीज, आज जो ये एक्सीडेंट हुआ है दिव्यदर्शनी जी, ये बात 36 का आंकड़ा एक बस का एक्सीडेंट हुआ, कई इससे पहले जो घटनाएं हो रही हैं जो वाकई पटल पे नहीं आती हैं, सुन लीजिएगा आप, मैक्स गिर रही है, टैक्सी गिर रही है, आंकड़ा जो होता है 3 का, 4 का, 5 का, 7 का होता है, उसकी कहीं गिनती नहीं। जो मृत होते हैं, मरते हैं वाकई। अब आप स्वयं सोचिए कि अगर वाकई बदहाली अगर बताई जा रही है सड़कों की, आज स्थितियां ये हो चुकी हैं कि पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है जी, वो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त है। एक ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है दिव्यदर्शनी जी, ये वाकई आप अगर जाके अगर पूछते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, 30% वो अपना कमीशन देता है पीडब्ल्यूडी को। तब आप स्वयं सोचिए काम क्या होगा ग्राउंड पे। इसके अलावा आज अगर वाकई ये बात आ रही है कि जो बसेस जो चल रही हैं पहाड़ों में, उनकी जो स्थितियां हैं, वो फिटनेस जो है, जो परिवहन विभाग के बारे में बार बार ये बात रखी जा रही है कि नीचे से ऊपर तक जितने भी हैं उसमें अधिकारी गण भी हैं और नीचे जितने भी एम्प्लॉइज हैं परिवहन विभाग में, वो आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सुन लीजिएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट जो है दिव्यदर्शनी जी,
वो केवल पैसे के बल पे, वो रिश्वत जो उसको दे रहा है विभाग को, उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट उसको दे दिया जा रहा है विभाग की तरफ से। अब आप स्वयं सोचिए कि वो एक ऐसा फिटनेस सर्टिफिकेट है उस गाड़ी का जो मौत का सामान है, समझ लीजिए आप। ठीक है, उसको अलाउड अगर विभाग कर रहा है तो निश्चित रूप से वहां लगाम लगाने की जरूरत है। सरकार को स्ट्रांग विल लिए हुए आगे आने की जरूरत है। आने वाले समय में पुनरावृत्ति वाकई ना हो ऐसी घटनाओं की। निश्चित रूप से इसमें सरकार को इमोशनली और पूरे सेंटिमेंट्स के साथ, जनमानस के साथ उतरना चाहिए। और आज वाकई ये बड़ा एक ऐसी घटना है जिसने हिला के रख दिया है उत्तराखंड। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, यूकेडी का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये नई बात नहीं है उत्तराखंड के लिए कि यहाँ पर हादसे हुए हैं, लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दिव्य दर्शन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस घटना को लेके मैं निशब्द हूँ। मैं निशब्द इसलिए हूँ क्योंकि ये जिस क्षेत्र में घटना हुई है, मैं कोई आंखों मतलब हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, ये मैं आंखों देखी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आती हूँ। और ये सोचिए कि मेरे मतलब मैं संवेदना तक उन लोगों तक को प्रकट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे ही कई चिर परिचित उस बस के अंदर थे। और आप जानते हैं मैं उन लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी माएं जिनके जवान बेटे उस एक्सीडेंट में मर गए, उन्हें मैं क्या बोलूं कि मैं टीवी डिबेट्स में बैठ के अपने लोगों की मौत की चर्चा करती हूँ। ये सिर्फ बस एक्सीडेंट की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पे। सिर्फ बस एक्सीडेंट को लेके हम यहाँ पे कारण कोई भी रहा हो, हम कहें कि वो नशे में था, हम कहें कि वो टेंशन में था, हम कहें सड़कें खराब थी, या हम कहें कि बस की कंडीशन खराब थी, आप कुछ भी बात कर लो, लेकिन स्थिति हम देखेंगे कि वही जस की तस है। हो क्या रहा है, चर्चा के अलावा क्या हो रहा है। अभी हमने देखा कि कुछ वर्ष पहले धुमाकोट भी मेरा एरिया है, धुमाकोट में भी इसी तरह की घटना हुई थी जिसमें मेरे चिर परिचित गए थे। और उन सड़कों से मैं आना जाना करती हूँ अपने गांव का। मुझे पता है कि उन सड़कों में डामरीकरण तक नहीं होता है। जरा पूछिए इनसे कि वो आंकड़े, सड़कों के जो आंकड़े ये लोग हर डिबेट में आके सुनाते हैं कि हमने इतने किलोमीटर सड़कें बना दी हैं, आखिर उन सड़कों का क्या फायदा हो रहा है। उन सड़कों पे बैरिकेड्स क्यों नहीं है। क्या सिर्फ सड़कें जो आप चारधाम यात्रा का गाना गाते हैं हर जगह पे जाके, बाकी सड़कों के बारे में कौन बात करेगा, बस की कंडीशंस की कौन बात करेगा। और मैं आज एक पार्टी प्रवक्ता की तरफ से बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक उत्तराखंड की महिला होने के नाते बात कर रही हूँ, उत्तराखंड की एक नागरिक होने के नाते बात कर रही हूँ। क्या हमारी नियति यही है। आप सोचिए, ओवरलोडिंग की बात हो रही है कि बस ओवरलोड थी, लेकिन आपने कभी पहाड़ पे जाके स्थिति देखी है वहां पे ओवरलोड क्यों हो रही है बसेस, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इतना सक्षम वहां पे व्यक्ति नहीं है कि वो प्राइवेट अपनी गाड़ी करके चला जाए वहां से। वो एक बस पे डिपेंडेंट है, और यदि वो बस किसी कारण वहां से छूट जाती है तो दूसरी बस के लिए उसे दूसरे दिन इंतजार करना पड़ेगा। और क्योंकि त्योहार का समय था, छुट्टी लेके आए थे, वहां नौकरी की पे भी बात आ जाएगी अगर टाइम पे वहां अपने ऑफिस नहीं पहुंचे तो इन सबका क्या कर रही है सरकार, सिर्फ संवेदना प्रकट कर रही है। बिल्कुल। क्या सरकारें सिर्फ संवेदना प्रकट करने के लिए हैं? क्या सरकारों की ये परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या ये सड़क मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप सिर्फ आपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, उसके बाद क्या हो गया काम, 4-4 लाख रुपए आपने मुआवजा दे दिया, उसके बाद क्या कर रहे हैं आप उन स्थितियों के लिए। क्योंकि जो धुमाकोट में जो हुआ था उस पे भी इसी तरह की मजिस्ट्रेट जांच इन लोगों ने बिठाई थी, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया है। हमारी नियति यही है ना, या तो हम अस्पताल की कमियों के कारण मरे। आप देखिए इस एक्सीडेंट से कितनी पोल खुली है, स्वास्थ्य सुविधा की पोल खुली है, आपकी सड़क सुविधाओं की पोल खुली है, आपकी जो हेली सेवा जिनकी हर जगह पे बात करते हैं, हेली सेवा की पोल खुली है, बस की जो कंडीशंस हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वहां पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसकी पोल खुली है। बिल्कुल, ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। और हमारी जो पहाड़ के लोगों की जो नियति है इन लोगों ने क्रिएट की है। बिल्कुल। प्रभा बडोनी जी, सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि किसी ना किसी ने अपने परिचितों को खोया है उस एक्सीडेंट में, कई लोग घायल भी हुए हैं, और जैसा हमने कल देखा तुरंत एक्शन ले लिया गया, ARTOs को सस्पेंड कर दिया गया। क्या सस्पेंशन एक हल है? मजिस्ट्रियल जांच हर एक्सीडेंट के बाद की जाती है, उनका एंड रिजल्ट कभी सामने नहीं आता, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट्स हमेशा होते हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि खराब एक्सीडेंट, आपने कहा बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन उन बहुत सारे कारणों में मुख्य कारण क्या है ये तो जानना पड़ेगा कि आखिर इतने सारे जो हादसे पिछले कुछ सालों में हुए हैं, आखिर उनकी मुख्य वजह क्या है।
देखिए दिव्यांशी जी, मैं आपको ये बता दूं कि जो हादसा हुआ है निसंदेह बहुत ही हृदय विदारक है। हम सब इससे बहुत दुखी हैं। लेकिन जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात हमारे विपक्ष वाले खड़ी कर रहे हैं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आज के समय में परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, वो महज एक दिखावा नहीं है। आने वाले टाइम में आप देख लीजिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिस हिसाब से आज जो मैजिस्ट्रेट जांच उन्होंने कुमाऊं के जो आयुक्त है उनको दे दी है, खुद वो मैजिस्ट्रेट जांच करेंगे। और उसके बाद उन्होंने, जैसे त्योहार का टाइम था, हम सबको पता है कि अभी त्योहार है, हम सब लोग खुशी से सब लोग खुश थे, अचानक ये हादसा होना। लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही सभी जिम्मेदार अधिकारियों की मीटिंग ली है और उन्होंने तुरंत कड़े निर्देश दिए हैं कि जब भी कभी पहाड़ों पर, ये सबको पता है कि, लेकिन जब से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं आपको कहूँगी सड़कों के लिए, वहाँ पे जो मिसिंग लिंक है, एक गांव को दूसरे जोड़ने की सड़कों के लिए जितना बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं कहती हूँ लगाया है, शायद ही इससे पहले की सरकारों ने ये काम किया है। अभी आप देखोगे 45 करोड़ से ऊपर के वहाँ पे सड़कों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। और जितना भी वहाँ पे सड़क है परिवहन के लिए, अब परिवहन के लिए भी आज तुरंत निर्देश दे दिए गए हैं कि जब भी त्योहार का टाइम होता है, जो आज की परिस्थिति में हमने देखा है, तो अतिरिक्त बसें वहाँ पर लगाई जाएं। जहाँ पर आपको लगता है कि बसेस या परिवहन कम है, वहाँ पर एक्स्ट्रा बसेस ऑलरेडी वहाँ पर दी जाएं और आगे के लिए भी ये देखा जाए, उसकी एक सूचना बनाई जाए कि कहाँ पर ये है। और जब ये बसें जहाँ से ये ओवरलोड होना शुरू होती है, वहाँ पे चौकी तो निश्चित रूप पे जगह जगह पड़ती होगी, तो वो जो चौकियां हैं वहाँ पर जो अधिकारी नियत हम कह सकते हैं वहां पर रहते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो हर चेक पोस्ट पे चेक करें कि कितने वहां पर सवारियां उसमें हैं। तो उन्होंने, अगर अभी जांच चल रही है और उन्होंने कड़े निर्देश दे दिए हैं, 2 ARTO तो ऑलरेडी सस्पेंड कर दिए हैं, लेकिन इस जांच के दौरान ये महज एक जांच नहीं होगी। इस बार आप देख लीजिएगा जब इसके परिणाम आएंगे कि जब वो जो जांच की प्रक्रिया होगी उसमें भी जितने लोग दोषी पाए जाएंगे आने वाले टाइम में, ये नहीं है कि 2 को निलंबित कर दिया गया, उनको भी अगर उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और चेक पोस्ट में जहां पर बैरियर्स लगे होते हैं, कई बार हम देखते हैं हमारे लोकल, आप चले जाइए पब्लिक देहरादून में कहीं पर भी देख लीजिए, बैरिकेटिंग की जाती है। रात को थोड़ी सी अगर लापरवाही है तो जनता कितना चाहती है कि बैरिकेटिंग वहीं से उसको हटा दिया जाता है। तो लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि महज एक कभी भी कोई खतरनाक हादसा उसमें हो सकता है और सरकार अपनी तरफ से कड़े से कदम उठा रही है। बिल्कुल, सरकार कड़े कदम उठा रही है। कमी कहाँ पर है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है जो यहाँ पर जो रूल्स इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं? सरकार के बजट को सही तरीके से खर्च नहीं किया जा रहा है? आखिर मंशा में कहाँ कमी है और किसकी कमी है, ये आगे भी लगातार चर्चा करते रहेंगे। यहाँ पर रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक जगह जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा
रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा, एक ही जगह। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। अबे ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जो रोड हादसा हुआ अल्मोड़ा में, उसने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो मैजिस्ट्रियल जांच अब तक होती आई है उसी तरीके की जांच इस बार भी देखने को मिलेगी या फिर कुछ बदलाव किए जाएंगे? आखिर कारण क्या रहे हैं और किस तरीके से इन हादसों में जो है रुकावट आ सकती है, कैसे इन्हें रोका जा सकता है? तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र बिस्जी, यहाँ पर तमाम जो पॉइंट्स आए पहले शुरुआती वक्तव्यों में, उसमें एक था कि आप कॉम्पनसेशन बढ़ाइए, कॉम्पनसेशन जैसे विपक्ष कह रहा है कॉम्पनसेशन काफ़ी कम है, वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि नहीं काम किया जा रहा है लेकिन सिचुएशंस बहुत सारी डिफरेंट है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ पर है? क्योंकि बार बार यही सवाल उठता है कि बाकी सारी चीज़ें ठीक है लेकिन कमी कहाँ नज़र आती है? अगर सत्ता पक्ष काम कर रहा है तो कमी कहाँ है? दिव्या जी, हम सभी लोग जानते हैं कि कमी कहाँ पे है। कमी जो है, मेन जो कमी है वो हमारे जो है भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ी कमी है। आप ये समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट में जब से नई बस आती है उसको जो है क्या है, उसका जो है फिटनेस सर्टिफिकेट देना, जो नियम और कायदा कानून है चलाने का उसको फॉलो अप करना, वो उसको जब बस भरी है तो क्या बगल में 2 किलोमीटर दूर पर पुलिस चौकी थी, क्या पुलिस चौकी ने उसको रोका, बस को उसका चालान किया? नहीं करते हैं। आप ये समझ लीजिए सारी बातें जो है इनका रिजल्ट है किस तरह से। जब आप ड्राइवर्स को जो है मोबाइल पे बात करने की इजाजत नहीं है तो मोबाइल पे कैसे वो बस चलाते बात करते हैं, और वो भी पहाड़ों में? मोबाइल पे तो उनको होना ही नहीं चाहिए। आप समझ लीजिए अगर कहीं कोई मोबाइल पे बात करते हुए ड्राइवर अगर पकड़ा जाता है तो उसको जो है सीधे उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो, और उसका जो लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। जब तक आप स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तब तक ये हादसे होते रहेंगे। आप ये देखिए, ना तो पुलिस जो है वहां पे करीबन 2 घंटे बाद पहुंची, जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। 2 घंटे बाद पुलिस वहां, और ग्रामीणों ने बेचारों ने जो है आधा घंटे बाद जो है रेस्क्यू किया। जब किसी ने वहां देखा कि वहां जो है एक बस जो है उसकी जोर की आवाज आई, लोग चीखने चिल्लाने लगे, तब ग्रामीणों ने वहां से निकाला। NDRF और SDRF की टीम तो बहुत लेट पहुंची। और मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रशासन और जितने भी लोग हैं ये सब लोग कोई बस में सफर नहीं करते, ये कभी किसी ट्रैकर में सफर नहीं करते, ये जो है गाड़ियों से चलते, इनको महसूस ही नहीं है कि क्या होता है यहाँ से। ये सिर्फ देखते हैं मजिस्ट्रेट जांच होगी और कुछ दिनों बाद क्या होने वाला, इसके ऊपर एक लीपापोती करके एक फाइनल रिपोर्ट लिखी जाएगी कि हाँ ये दोषी है। आप ARTO को जो है सस्पेंड कर रहे हैं, क्या होगा उसको करने से? जब तक आप जो मुख्य सचिव जो है जो परिवहन सचिव है उसको सस्पेंड करे ना, कि वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा पा रहा है उत्तराखंड में सारी चीजें, ये चीजें समझनी पड़ेगी हमें। आप ये समझ लीजिए, लोग जो है मदिरा पी के जो है क्या कहते हैं गाड़ी चलाते पहाड़ों में, क्या कभी चेकिंग होती है? क्या उस बस का लाइसेंस कैंसिल होता है? कहीं नहीं होता, क्योंकि उत्तराखंड में 2 चीजें हैं, या तो नेतागिरी है या भ्रष्टाचार है, और वो नेतागिरी और भ्रष्टाचार दोनों जो है अब दोनों एक ही सिक्के के पहलू हो गए। ये सब हादसे सब उन्हीं का कारण है। मैं कहता हूँ अगर स्ट्रिक्टनेस है, भाई शासन तो स्ट्रिक्टनेस कर सकता है, प्रशासन को मुझे लगता है कि अगर आप सस्पेंड करो ना, कैसे फर्क नहीं पड़ता आपको। आप ये देखिए, जिन लोगों के घर तबाह हो गए उनको आप 4 लाख दे दो या 5-10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, 20,000 दे दो, तो ठीक है, उससे हो जाएगा। लेकिन जिनकी जिंदगियां चली गई, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी कैसे आप भरपाई करोगे? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए वो ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्राइवर को ने कैसे किया? ड्राइवर ने इसलिए करा है कि उसके ऊपर उसको पता है कि फोन से बात कर सकते हैं, चला सकते हैं, 42 सीटर की जगह 63 सीट भर सकते हैं, जगह जगह हम रोक कर सकते हैं। पुलिस है, पुलिस देखती हुई जो है क्या कहते हैं आंखें मूंद लेती है। ये जो सारी चीजें, RTO जितने भी है
सब लोग जो है फिटनेस जो है पैसे लेके फिटनेस करते हैं। तो अगर ये सारा तंत्र इस तरह से है फिर तो हादसे होंगे। तो इससे आप इसमें रोने और रोने चिल्लाने से क्या होगा, आपको सस्पेंड करने से क्या होगा? तो अगर आप बेसिक जो प्रॉब्लम्स है अगर आप उसको नहीं संभालते हैं, उसको ऊपर नहीं कड़ा एक्शन लेते हैं तो ये तो होते रहेंगे। और इसमें तो ना राजनीतिक बयानबाजी होती रहेगी, बीजेपी कुछ कहेगी, कांग्रेस कुछ कहेगी, बाकी यूकेडी कुछ कहेगी, हम लोग कुछ कहेंगे, सभी लोग कहेंगे। बट आप बेसिक चीज समझिए, जो मतलब 36 लोगों की जाने गई, बाकी घायल है, उनमें भी कुछ की हालत सीरियस है। तो आप ये देखें ना कि ये सब चीजें होने से जो है क्या है इसका कोई मतलब नहीं है। और हम तो बात कर रहे हैं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं इस बात को, लेकिन ये हादसे हर बार होते हैं। आप चक्रोता जाइए, देखिए वहां जरा क्या हाल है मैक्स का, और वहां के बड़े बड़े नेता आते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है उनसे पार्टियों के नेता है, लेकिन क्या उन्होंने कभी इस तरह का अभियान चलाया? उनको बोला नहीं करते। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, अपनी कुर्सी रखो, अपना जो है प्रशासन भी जो है कुछ नहीं करता उनका, ठीक है, जो देखा उनके सामने आ गया, ठीक है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। तो मैं तो आज बहुत दुखद ये सारी घटना सुन के इतना दुख हो रहा है कि हम लोग कब जो है सुधरेंगे, कब हम जो है मतलब अपने प्रदेश के लिए क्या हमारी मानसिकता कुछ बदलेगी, कुछ हम कर पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य 2025 का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने का है, लेकिन जो मूलभूत व्यवस्थाओं में अभी भी कमी है वो कब सुधरेगी, बड़ा सवाल है। गिरिराज किशोर जी, आपने कहा कॉम्पनसेशन बढ़ाने की मांग की गई है, और जैसे राजेंद्र बिष्ट जी ने कहा आप कितना भी मर्जी कॉम्पनसेशन दे दीजिए, पर जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। सत्ता पक्ष कहता है, विपक्ष हमेशा जो है आरोप लगाता है, आप कोई जो है क्रिएटिव सजेशंस नहीं देते, कोई पॉजिटिव सजेशंस नहीं देते। सरकार में तो आप लोग भी रहे, तो क्या वो रोड मैप है आपके पास की, कोई तरीके हैं? अब अगर सरकार ये चाहे, भाजपा शासित है 7 वर्षों से, कि विपक्ष कुछ ना बोले, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये नहीं चलेगा ना, विपक्ष बोलेगा। करण महाराज जी के नेतृत्व में आज इतनी बातें आ रही हैं, रखी जा रही हैं। आज एक चीज मैं रखना चाहूंगा दिव्यदेव सुनी जी, अगर वाकई पृथक राज्य हम लोगों ने अगर मांगा था, एक छोटी सी स्टेट बनेगी, आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है, जो वाकई बाढ़ जो रहा है विकास की, उस तक फैसिलिटीज पहुंचेंगी। आज वाकई ये गलत नहीं है, मीनाक्षी जी ने भी जो अभी बात रखी है कि आज पोल खुली है, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज की खुली है, फर्स्ट एड की, पुलिसिंग की खुली है। वाकई जितने भी डिपार्टमेंट जो है, जो जितने भी विभाग जो है, इसमें आज सारी चीजें बिल्कुल विजिबल है, सब कुछ दिख रहा है कि वाकई सरकार जो है। और बिष्ट जी बड़ी छनी हुई बातें अभी रख रहे थे, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, उन्होंने जितनी बातें रखी है कि भाई वो गाज गिरनी चाहिए परिवहन सचिव पे, जो सेक्रेटरी है परिवहन विभाग जो देख रहा है, कि वाकई अगर निर्देशों का पालन नहीं अगर कोई कर रहा है, जितने भी अधिकारी गण हैं या जितने भी उसमें जो है सम्मिलित जो है, जितना भी विभाग में जो कार्यरत है इस समय एम्प्लॉय जो है परिवहन विभाग में, अगर वो अलर्ट मोड में नहीं है, अगर पुलिसिंग अलर्ट मोड में नहीं है, और वाकई जो बातें रखी जा रही है, नहीं से मोबाइल पे बात, स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण अगर सरकार दे रही है, ऐसी परिस्थितियों में भी आप सोचिए, इस समय मानना चाहिए, इस समय वाकई सरकार को आगे आके ये बात कबूलनी चाहिए, और वाकई ये इस बात को लेके उनको वाकई ऐसी स्थिति उनको लानी चाहिए कि वाकई हम आगे आने वाले समय में जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स, अगर खामियां रोडों में है, पैराफिट्स भी नहीं थे वहां पे, सुन लीजिएगा, कई जगह रोडों में ऐसी स्थितियां हैं कि भाई वो कम से कम बचाव करता है। अगर बस अगर बाई चांस खाई में जा रही है तो रुकता है, उसमें बस भी रुकती है। कोई भी वाहन अगर इस तरह की स्थिति अगर बन रही है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बचाव वाली मुद्रा होती है, एक बचाव वाली स्थितियां बनती है, वो नहीं है, गड्ढे सड़कों में है। अगर ये बातें रखी जा रही हैं, और एक बात मैंने दिव्यदर्शनी जी जो रखी कि वाकई छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही हैं पहाड़ों में, वो तो कहीं है ही नहीं कि जहां पे जीप खाई में गिर गई साहब, 3 लोग उसमें मर गए। आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां हैं। 36 लोग वाकई अगर गए हैं, ये डिबेट, अगर यहाँ पे डिबेट में पार्टिसिपेशन हो रहा है सारी पार्टियों का, तो निश्चित रूप से इस समय इमोशनली और पूरे सेंटिमेंट्स को लिए हुए हमें संपूर्ण जनमानस के साथ होना चाहिए, जो उत्तराखंड में वास कर रहा है। जो बार बार मैं कह रहा हूं, पृथक राज्य की अगर डिमांड की गई थी तो वाकई आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण है। और एक बात और जो अभी रखी गई पटेल पे, निश्चित रूप से भाई जब सीमित संसाधन होंगे, गाड़ियां बिल्कुल एक लिमिटेशंस होती है, अगर एक बस आ रही है तो दूसरी बस का फिर कोई पता नहीं है, वो नेक्स्ट डे अगर अगले दिन उसका फिर वेट उसको करना पड़ेगा, अगर ओवरलोडिंग हो भी रही है। और निश्चित रूप से सरकार को अगर ये बात रखी जा रही है दिव्यदर्शनी जी, कि आज उत्तराखंड परिवहन निगम के पास जितनी बसेस हैं, सुन लीजिए आप,
90% बसेस जो है वो ऐसी स्थिति में है जो मौत का सामान है। सुन लीजिए, उनके जो ड्राइवर्स भी जो संविदा पे इस समय रखे गए हैं सरकार की तरफ से, अगर वो ड्राइवर्स को पूछा जाए तो वो स्वयं हाथ खड़े कर देते हैं, हम नहीं चलाएंगे गाड़ी। लेकिन स्थिति है सरकार की और परिवहन विभाग की, सुन लीजिएगा, जो उनको बोलता है कि भाई सैलरी आपको तब मिलेगी जब आप गाड़ी चलाओगे, आप चलाओ जैसी भी स्थिति में वो गाड़ी, जो मौत का सामान मैं बता रहा हूं आपको। 90% बसेस है ऐसी स्थितियां, और खटारा आपने गाड़ियां दे रखी है उस पहाड़ के लिए, जो वाकई जो बार बार बात रखी जा रही है कि वो आखिरी पायदान का ग्रामीण जिसको फैसिलिटीज वाकई मिलनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उसको बसेस कम से कम इस तरह की मिले कि जो ऐसा माहौल उसको मिले कि वाकई वो सफर कर सके। 4-4, 5-5 घंटे पैदल नहीं चल सकता है दिव्यदर्शनी जी। जो क्राउड, जो मास वेट करता है बस का, वो 2-2, 3-3 घंटे भी वेट करता है, आपको बताऊं। ऐसी स्थितियां बनती है। बिल्कुल। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, आपने कई सवाल उठाए। आपने कहा आप उसी रूट से ट्रैवल करती हैं और कई आपके परिचितों ने जान भी गंवाई है, कई घायल हुए हैं। अभी जब भी ये कहा जाता है तब ये बात सामने आती है कि मुख्यमंत्री पोर्टल, कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसपे आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं। एज नागरिक ऑफ उत्तराखंड, सिटीजन ऑफ उत्तराखंड, आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने कभी वो कंप्लेंट्स रजिस्टर, या फिर लोग इतने जागरूक हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर डायरेक्टली अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो हम ये प्लेटफॉर्म्स खुद ही एक्सेस कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये इस चीज की जागरूकता आम जनता के बीच में नहीं है। और अगर हम कोई ऐसी इस तरह के रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले तो वो राजनीतिक दल का जो ठप्पा हमारे ऊपर लग जाता है कि हम लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। अगर आप किसी भी समस्या को लेके वहां जाते हो तो आपकी तो बात सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि यदि अगर हमारी बात सुनी जाती तो जो स्वाति ध्यानी, जिसके लिए हमने जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो लड़की मरी थी वहां पर, उसके लिए हमने कैंडल, कई साल तक कैंडल जलाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हुई? क्या उसके बाद भी ऐसा हुआ कि हमारे पहाड़ पे कोई भी कोई प्रसूता जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण ना मरी हो? क्या ऐसा हुआ? क्या हमारी जो सड़कें, जिस तरह से सड़कों के हाल हैं, क्योंकि ये सड़कें तो बनाते हैं, वो पेपर्स में लिखते हैं कि इतने किलोमीटर हमने सड़कें बनाई हैं और इतना करोड़ का बजट हमने सड़कों के लिए दिया है, लेकिन उन सड़कों को बनाने के बाद ये भूल जाते हैं कि उन सड़कों पे गड्ढे भी पड़ते हैं और उन सड़कों पे डामरीकरण की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सरकार आज कितनी ही लीपापोती कर ले, लेकिन दुख इस बात का है कि इस राज्य को बने 24 वर्ष हो गए हैं। 24 वर्ष दिव्यदर्शनी जी एक अच्छी खासी समय होता है किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आज भी वहां का व्यक्ति अपनी नियति समझ के ढोए जा रहा है इस चीज को। आज भी सोचिए कि वहां से 4 घंटे के बाद वहां पे फैसिलिटीज पहुंचती है। फैसिलिटीज मतलब ये पुलिस वाले पहुंचते हैं, और वहां से जो रामनगर का रास्ता है, 4 घंटे का रास्ता है रामनगर का, जो हॉस्पिटल जहां उन्हें रेफर किया गया, और उसके बाद भी रामनगर से भी उनको रेफर किया गया, जिसमें कई लोग रास्ते में दम तोड़ गए। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि ये 24 वर्षों का राज्य आज मेडिकल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। पुलिस और ये सब चीजें तो छोड़ दीजिए ना, ये तो हम लोगों को तो मरने के लिए ही पहाड़ों पे छोड़ा हुआ है। आप चाहे आप स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मरिए, चाहे आप बाघ भालुओं के हमले से मरिए, चाहे आप इन सड़क एक्सीडेंट से मरिए, लेकिन इन्होंने पहाड़ों को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ है। ये चीज नजर आ रही है, क्योंकि अगर ये सब चीजें, अगर ये इतनी ही संवेदनशील सरकार होती, जिस तरह से ये लोग तुरंत वहां पहुंच के संवेदना जाहिर कर रहे हैं, मेरा तो मानना है कि आप संवेदना जाहिर करने के लिए आपको नहीं चुना लोगों ने, आपको जिम्मेदारी लेने के लिए लोगों ने चुना है कि आप जिम्मेदारी लीजिए और ये देखिए कि पिछले जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसके बाद आपने कितनी सुविधाएं वहां प्रोवाइड की हैं। जो बाघ भालुओं के हमले वहां हो रहे हैं उसके बाद आपने वहां लोगों के लिए क्या सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। फिर आप कहते हो कि रिवर्स पलायन करेंगे, क्यों करेगा कोई वहां पे रिवर्स पलायन? मरने के लिए आप वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। सोचिए, क्या आपको लगता है कि घाटा हो रहा है? क्योंकि अगर मैं स्मार्ट सिटी की भी बात करूं तो यहाँ स्मार्ट सिटी के अंदर भी आज की तारीख में हमें 350 सिटी बसेस की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का जितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, उसके हिसाब से यहाँ भी बसेस कम है। और आप यहाँ की सिटी बसेस की हालत देख लीजिए। स्मार्ट सिटी है ना, कई करोड़ों का बजट खर्च किया है इन्होंने इस स्मार्ट सिटी में। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये सरकारें जो हैं सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित है। बिल्कुल,
इनका काम सिर्फ ये है कि किसी भी तरह बजट आए और उस बजट को किस प्रकार से अपने कोठी बंगले भरने पे लगाया जाए, अपने किस तरह से अपना डेवलपमेंट किया जाए और अपने बच्चों का डेवलपमेंट किया जाए। पहाड़ से और पहाड़ के लोगों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। पुलिस विभाग की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया था, जो पूर्व डीजीपी थे उन्होंने ये जानकारी दी थी कि इस पूरे प्रदेश में 700 एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, जहां साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। तो मैडम, जो प्रभा जी आप बोल रही थी कि यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि पुलिस विभाग और प्रशासन को पहले ही पता है कि ये जगह है जहां पर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, तो वहां पर ज्यादा मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? आपने कहा मजिस्ट्रियल जांच, इस बार वो मजिस्ट्रियल जांच नहीं है जो पहले होती थी, इसकी क्या गारंटी है? हम ये नहीं कहते कि सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा होते हुए भी ग्राउंड में उसका इंप्लीमेंटेशन क्या हो रहा है ये भी तो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आपने कहा बजट खर्च होता है, बजट आप लोग अलॉट कर देते हैं, लेकिन वो सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं ये कौन देखेगा? उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मैम देखिए दिव्यदर्शी जी, पहले तो मैं जो हमारी यूकेडी की मित्र है उनको मैं ये कह देती हूँ कि अगर जनता का हम पे भरोसा नहीं होता तो आज जनता हमें दोबारा बार बार हमें सत्ता में नहीं लेके आती। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इतना काम किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया, और उत्तराखंड की जनता के लिए तो वो प्रदेश के लिए जितना वो काम करते हैं शायद ही इससे पहले किसी मुख्य प्रधानमंत्री ने इतना ध्यान हमारे राज्य की तरफ दिया होगा। दूसरा, हमारे जो पुलिसिया ये कह रहे हैं कि वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक का देखा गया है, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चला है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सबको पता है कि उस दिन वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा उनके कार्यक्रम थे, अपने व्यस्त सारे कार्यक्रम छोड़ के प्रायोरिटी अपनी दी है। और अपनी जनता का जो दुख ये कह रहे हैं, दुख तो ये किसी नहीं होगा, हमारे पड़ोस में भी किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है, वो हम प्रदेश तो ये आप ये तो कहना बहुत ही, मैं कहूँगी तर्कहीन बात है कि हमें कि ये कहना कि दुख केवल उन्हीं को हो रहा है, जो हम क्या उत्तराखंड के नहीं है, सबको दुख हो रहा है। लेकिन प्रभा जी मैं थोड़ा सा आपको इसे इंटरफेयर इसलिए करूंगी मैम, दुख इसलिए हो रहा है कि 24 साल, क्योंकि आप लोग कहते हैं हमने बहुत तरक्की कर ली है, 2025 उत्तराखंड का जो है दशक होगा, 2025 के बाद उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्यों में आएगा। और यहाँ पर अगर अब भी हमें संवेदनाएं व्यक्त करनी पड़ रही है इस पैमाने पर, तो सोचनीय विषय है कि हर साल एक्सीडेंट होते हैं, हर साल हम संवेदना दुख व्यक्त करते हैं, कोई परिवार अपना खो देता है और उसके बाद हम सिर्फ संवेदनाएं और फिर मुआवजा दे देते हैं, ये तो कोई बात नहीं। दिव्यदर्शनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है। पिछले कुछ वर्षों से भी आपने, मैं कहूँगी जब से हमारी भाजपा सरकार का यहाँ पे कार्यकाल है, जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत वहाँ पर पहाड़ों में, इस वक्त हम कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये हमारा केदारनाथ में ही है, जब वहाँ की हमारी पूर्व जो विधायिका थी वो नहीं रही तो उन्होंने खुद केदारनाथ जाके, हम कह सकते हैं पूरे क्षेत्र को गोद ले लिया था, वहां पर उन्होंने काम किया था। विपक्ष तो तब भी यही कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी वहां पर चले गए हैं, वो क्यों वहां पर जाकर काम कर रही हैं। तो क्या हमारा भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हम सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, ठीक है? चुनाव से पहले नहीं, वहां पे जब ये देखिए, जब वहां पर विधायक वहां के नहीं थे, तो आप ये बताइए अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर काम कर रहे हैं तो इसमें बुराई किस बात की? आप मुझे ये बताइए, अगर वहां जाकर काम करते हैं तो भी बुराई है, अगर काम नहीं करते हैं तो भी बुराई है। देखिए, आप विपक्ष हो, आपका काम केवल विरोध करना। इस घटना के बाद कोई एहसान नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। आप कैसे कह रहे हैं कि संवेदनशील नहीं है? ये आपकी बात गलत है ना। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि अरे भाई आना पड़ेगा ना। आप ये देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश के प्रति ही पूरा काम करते हैं और वो आए नहीं, वो ठीक है, बहस ना करें तो अच्छा है, इसमें जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी संवेदनशील है। यहाँ पे तुरंत चलवाया गया और रामनगर, ठीक है प्रभा जी, फिर भी क्लैरिफिकेशन, ठीक है प्रभा जी, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो। आप ये देखिए कि रुक जाइए एक मिनट जी, प्रभा जी, जो भी सरकार होती, चाहे पक्ष की हो या फिर कभी कांग्रेस जब सरकार में थी, हर सरकार का काम होता है जनता के लिए कुछ डेवलपमेंट के काम करना, खामियां उन्हें ठीक करना, क्योंकि जनता इसीलिए उन्हें चुनती है। और आप बार बार एक चीज का जिक्र करते हैं कि जनता आप पे विश्वास करती है, इसीलिए वो बार बार वोट करती है। ये सही कहा, क्योंकि अगर आप पर भरोसा जताया तो आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी जो आपको लगता है कांग्रेस ने नहीं की है, और यही कमी है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना मैडम। अगर गवर्नेंस में कहीं कमी है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके अधिकारी। मैंने इसीलिए आपको बताया है कि आज जो बैठक ली है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े शब्दों में कहा है और कड़े दिशा निर्देश दिए
जाए उसके बाद मैडम ये तो रोड एक्सीडेंट्स की बात है, मैं आपको एग्जाम्पलरी कोट करती हूँ। एक मिनट घटित होने का इंतजार करेगी, उसके बाद अलर्ट प्रभा जी ये तो रोड एक्सीडेंट्स की बात है। जब बरसात होती है उस वक्त जब पुल टूटते हैं, ये हम कई डिबेट्स कर चुके हैं इसमें, और हमेशा होता है कि सर्वे किया जाएगा, पुल का सर्वे होगा, उसकी हेल्थ क्या है वो चेक होगी, लेकिन उसकी रिपोर्ट का क्या होता है ये कभी नहीं पता चलता, और हर बार हादसे होते हैं। तो यही तो बात है कि पुनरावृत्ति क्यों हो रही है। अब भी क्या गारंटी है कि अगली बार पुनरावृत्ति नहीं होगी? देखिए आज मैं आपको जिस हिसाब से ये जांच अभी चल रही है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज के उनके दिशा निर्देश आप देखिए कि उन्होंने फोकस किन बिंदुओं पे किया है। आप वो बिंदु देखिए ना जो अभी हम चर्चा का विषय बना रहे हैं कि बसें कम, उन्होंने तुरंत कहा है कि जब भी त्योहार का टाइम हो दोबारा से वो बसें वहां पे, वो पहले भी होती थी, वो पहले भी लिया जाता था, लेकिन जो आप ये देखिए कि जो चेक पोस्ट वाले, लेकिन ये देखिए ना अधिकारियों पे कितने कार्रवाई की जा रही है, तुरंत कार्रवाई की क्या अधिकारी सुन रहे हैं मैडम? क्या सस्पेंशन है? अगर सस्पेंशन ही एक जो मुख्य आपका रिजल्ट है कि सस्पेंशन कर दीजिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो अभी तक तो बहुत सारे अधिकारी सस्पेंड हो जाने चाहिए थे। नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ, सस्पेंशन कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं भी इसी मुद्दे पे आ रही हूँ कि सस्पेंशन सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि खुद हम ये बात कह रहे हैं कि जब बस जहाँ जिस स्थान से वो चलती है, जहाँ पर चेक पोस्ट होते हैं, वहां पर जो अधिकारी तैनात होते हैं, उनका भी ये दायित्व है कि वो देखे, हर चेक पोस्ट पे देखे। तो क्यों उन्होंने लापरवाही बरती? जो भी अधिकारी जो उसको दायित्व दिया गया है वो उसको क्यों नहीं पूरा कर रहा है? तो उनको भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई, अब ये जो जांच अब चल रही है इसमें जो जो अधिकारी जिसकी भी लापरवाही से ये हादसा हुआ होगा उस पे कड़े, हम कह सकते हैं कि आदेश दिए गए हैं कि उन पे कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसे हादसे, तो मुझे लगता है जो अधिकारी अब उनको भी पता चल गया है कि अब ये जो हादसे हैं इसको जनता ने भी, और हम सब इतने मतलब दुखी है इस घटना से, हम सब इस राज्य के वासी हैं, सबको बहुत दुख है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी उन्होंने जिस हिसाब से आज दिशा निर्देश, चाहे वो गाड़ियों को बढ़ाना हो, चाहे वो गाड़ियों में एक्स्ट्रा जहाँ पे कमी है वहां लाना हो, उठना, उनकी फिटनेस का सवाल हो, उस सब के लिए निर्देश दे दिए हैं। और जैसे ये जांच पूरी होगी आप देखिएगा, निश्चित तौर पर मैं आज आपको ये कहना चाहूंगी कि इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएंगे और ये चीज हम देखेंगे आगे। बिल्कुल, मैं एक और जानकारी दे देती हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2018 इस प्रदेश के लिए एक्सीडेंट्स के लिहाज से और एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतों के लिहाज से बहुत ही बुरा साल गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा 1047 के करीब जो है मौतें हुई थी, करीबन 1100 एक्सीडेंट्स यहाँ पर हुए थे। 2018 की हम बात कर रहे हैं और आज हम 2024 में हैं। फिर हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम संवेदनाएं देते हैं और यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, लेकिन उन कार्रवाइयों का क्या असर होगा, क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मैं बढ़ूंगी फाइनल कमेंट की ओर। राजेंद्र बिष्ट जी, ये पूरे घटनाक्रम के बाद अभी तक जो डिस्कशन हुआ है, आपको क्या नजर आ रहा है, आगे क्या होने वाला है? खैर मैं इस टाइम पे कोई कमेंट तो इस तरह का नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे प्रशासन है, शासन है, वो लोग कुछ इस तरह से काम करें कि जो नियम कायदे कानून है उनको इम्प्लीमेंट करे। जो भ्रष्टाचार है उसको हटाएं, सिर्फ सस्पेंड करने से नहीं, टर्मिनेट करें। सस्पेंशन और टर्मिनेट में फर्क है। और आप ये समझ लीजिए जो सचिव लोग हैं, जो परिवहन सचिव है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उनको क्यों नहीं टर्मिनेट करते हैं? आप मतलब ये सारे कड़े एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आप रोड जो है, रोड रिपेयर्स हैं, आप जो है बैरिकेटिंग आप हैं, पुलिस जो है सारा जो सारा है वो उसको क्यों नहीं जो है आप उसको सही करते हैं? तो ये सारा जो है ना, सारा मामला जो है अल्टीमेटली जो है गवर्नेंस पे आता है। और गवर्नेंस पे हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन जो है बिल्कुल जो पीछे रह गया, जिससे ये हादसे हो रहे हैं और होते रहेंगे। हम अगली बार भी हो सकता है, भगवान ना करे कि हम इस सब बातें फिर डिस्कस करें, लेकिन हम यही चाहते हैं कि शासन से, प्रशासन से कि वो थोड़ा संवेदना से काम करें, सोचें कि इसके रिप्रिकॉशन एक जनमानस पे कितने होते हैं। आज 36 हमारे परिवारों के जो है जिंदगियां खत्म हो गई हैं और उनका कितना जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट आया होगा, उससे जितने मतलब लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कितना बुरा असर आ गया हो। इन सब चीजों को हमें सोचना चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। गिरिराज किशोर जी, शॉर्ट में सुनिए जी, कोई घटना घटित हो उसके बाद आप अलर्ट मोड में आए, कुछ समय के लिए जो भी गतिविधियां आपकी दिख रही हैं वो दिखें सामने, उसके बाद फिर आप उसी मोड में आ जाएं। आप स्वयं सोचिए, राज्य का भला नहीं होगा। आज लास्ट मोमेंट पे ये सरकार, चाहे वनाग्नि में धू के जल गए जंगल, हमारे करोड़ों पेड़ जल गए, वाइल्ड लाइफ पूरी स्वाहा हो गई, लास्ट मोमेंट पे आप अलर्ट हुए, आपके स्पष्टीकरण होते थे भाजपा के टैंकर भेजे में। आप स्वयं सोचिए,
इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो क्यों होती हैं? अभी जितनी बातें बिजली ने रखी है, जितनी बातें आ रही हैं निश्चित रूप से छन के, कि भाई जब तक कार्यवाही आप चिप पे नहीं करेंगे, वाकई अगर विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है आकंठ, उसके पीछे कारण क्या है? आज अगर बसेस के लिए बोला जा रहा है कि भाई वो बसेस जितनी भी हैं 90% अगर बसेस बताई जा रही हैं तो है वो उत्तराखंड में जो चल रही हैं वाकई मौत का सामान लेके, आप क्यों नहीं नई बसेस की तरफ चलते हैं, जाते हैं आप लोग? तो ये स्थितियां सरकार को स्ट्रांग विल लिए हुए होना पड़ेगा जनमानस के बीच में। और अगर निश्चित रूप से जो भी कार्यवाही अभी हो रही हैं, आप देखिएगा इसको, ये सब दिखेगा आपको, जितना भी इन्होंने सस्पेंशन हुई या सस्पेंड हुए जो अधिकारी, ये बहाल हो जाएंगे कुछ समय बाद। ये स्थितियां बन रही हैं, ये बनी है आज तक, बताऊं मैं आपको। तो सरकार जो है पूरी तरह से, विपक्ष जो करण महाराज जी के नेतृत्व में, इनको जो सोई हुई स्थिति में ये लोग होते हैं, इनको जगाने का हम लोग कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से जो जनमानस है, जो पीड़ित जनमानस है, आज अगर वाकई 36 जिंदगियां गई हैं, तो दिव्य दर्शनी जी अगर ये बात सरकार को बोली जा रही है, रखी जा रही है कि उन परिवार जो है निश्चित रूप से जो उजड़ गए हैं, उनको अगर वाकई उनकी अगर ये बात रखी जा रही है कि आप फाइनेंशियली उनको साउंड करिए, ये 4 लाख की कोई जो आप राशि दे रहे हैं कुछ नहीं है, कोई एहसान नहीं है, जो दंश उन्होंने झेला है। और निश्चित रूप से उसमें कमियां थी, चाहे पैराफिट्स नहीं थे, चाहे सड़कें ठीक नहीं थी, चाहे अगर मोबाइल पे भी अगर बात कर रहा था तो आपके सिस्टम का लकूना था, निश्चित रूप से सिस्टम आपका फेल्योर था। ठीक है, मीनाक्षी गिलडियाल जी, फाइनल कमेंट। दिव्यदर्शन जी, 24 वर्ष पूर्व एक राज्य बनता है, वो राज्य इसीलिए बना था क्योंकि हम समस्याएं झेल रहे थे। ये सारी समस्याएं झेल रहे थे जो आज भी हम 24 वर्षों बाद झेल रहे हैं। इन सब के कारण ही एक राज्य बनता है। सरकार, भाजपा की सरकार आती है, आके कहती है कि जो कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने ये किया, हम सब बदल देंगे, हम 2025 में एक नया उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। लेकिन उसके बाद भी स्थिति आप देखिए क्या है। दुख इसी बात का है कि जिस तरह की ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यदि उसका 50% भी इन्होंने पहाड़ी राज्यों की तरफ काम किया होता तो आज शायद ये स्थिति ना होती। लगातार पलायन पे पलायन बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोग मर रहे हैं, बाघ भालू के द्वारा लोग मर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं लेकिन दुख जाहिर करते हैं। लेकिन क्या इनसे पूछिए, क्या अंकिता ध्यानी की मौत पे भी दुख हुआ था इनको? क्या अंकिता ध्यानी जैसी आने वाली अन्य जो बेटियों पे शोषण हो रहा है इन भाजपा के नेताओं द्वारा, क्या उस पे भी दुख होता है? तो दुख वाली बातें और संवेदनशील वाली बातें तो ये सरकार ना ही करे तो बेहतर होगा। आप कह रहे हैं कि केदारनाथ को हमने गोद लिया, गोद तो वो 5 सांसदों ने गांव भी लिए थे, अगर याद हो आपको तो। बिल्कुल, वो उन गांव की आज क्या स्थिति है? ठीक है, तो ये तो गोद लेने वाली तो कहानियां ये लोग सिर्फ डिबेट्स में आके गाते हैं और बाकी कुछ नहीं। प्रभा बड़ोनी जी क्या कहेंगे फाइनल कमेंट में जनता से? जी, मैं तो ये कहूंगी, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हमारा राज्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकास की जो धारा है उसमें आ रहा है। और जो ये निश्चित तौर पर जो भी सिस्टम है उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पिछले इन्होंने गड्ढे खोदे हुए हैं पिछली सरकारों ने, हमें उन गड्ढों को भी तो भरना है, हमें उन गड्ढों को भी तो ठीक करना है। पहले हमने उनके विपक्ष के दिए हुए जो गड्ढे थे वो हमने भरे हैं, उन गड्ढों को भरेंगे, उस जगह को हमने ठीक करा पिछले टाइम में। अब उन गड्ढों को भरने के बाद पहले उनको समतल करा, अब उनको ठीक करा। अब जब वो गड्ढे हमने ठीक करे, चाहे वो भ्रष्टाचार के हो, चाहे वो कहीं पर उनके भी कार्यकाल में जो प्रशासन में बुरे काम उन लोगों ने किए, भ्रष्टाचार किया, घड़ियाली आंसू ये लोग बहाते हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जो हम कहेंगे कार्यक्रम, जो भी हमारा आगे का हम कहेंगे कार्यकाल है, उसमें आप देखिएगा हमारा राज्य विकसित उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है। चाहे वो कोई भी मैं तो यही आपको आज कहूंगी कि जो भी प्रशासन हमारा आगे बढ़ेगा और आगे से आगे काम करेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि ये जितने भी घड़ियाली आंसू भाई झूठा प्रचार करे, जनता इनको समझ चुकी है और इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसके नेतृत्व में हमारी राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ जाएगा। अरे वो आप देख लेंगे ना, किसकी जमानत जब्त होती। अल्मोड़ा का हादसा हृदय विदारक हादसा था जिसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं और एक बार फिर कई सवाल इसने खड़े कर दिए हैं। जीरो टॉलरेंस की बात यहाँ पर की जाती, लेकिन इस डिबेट में भ्रष्टाचार का भी जिक्र हुआ, इस डिबेट में जीरो गवर्नेंस का भी बात हुआ, जहां पर लापरवाही अधिकारी कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी और जो मजिस्ट्रियल जांच की बात की जा रही है उसका कितना असर धरातल पर देखने को मिलेगा और क्या वाकई इन सब चीजों से जो हादसे हो रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में वो रुकेंगे या फिर बार बार इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे और रिजल्ट जीरो होगा। देखने वाली बात होगी। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।